गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानवी चौधरी, वेलकम टू MKH। और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 का 6th चैप्टर उत्तक यानी टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू क्या होता है, यानी उत्तक किसे कहते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास के अंदर 8th क्लास में पढ़ा था क्या कि जो हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, है ना। कोशिका को हम क्या कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। और यही कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करती है, एक ग्रुप बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो उत्तक की परिभाषा क्या कहती है, उत्तक की परिभाषा क्या है कि सजीव कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं मिलकर एक समूह के रूप में किसी विशिष्ट कार्य या किसी विशेष कार्य को संपन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी सजीव कोशिकाओं का वह समूह जिसमें जो सजीव जो कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं मिलकर कोई स्पेशल कार्य करेगी, कोई एक विशिष्ट कार्य को पूरा करेगी। जैसे इसका अगर उदाहरण लिख के चलें तो सजीवों का एक गुण होता है श्वसन, और श्वसन किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा। तो फेफड़े जो काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं। तो ये फेफड़े किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकाओं का इसमें क्या होता है, एक समूह होता है जिसको क्या कहते हैं, उत्तक। तो जिस उत्तक से ये फेफड़े बने होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, यानी श्वसन करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा आमाशय है वो भोजन पचाने का काम करता है। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं जो उत्तक बनाती है, तो ये सिर्फ भोजन पचाने का विशिष्ट कार्य करती है। आमाशय की कोशिकाएं श्वसन का कार्य नहीं करवा सकती, यानी आमाशय का जो उत्तक है वो श्वसन का कार्य नहीं करेगा, और फेफड़ों का जो उत्तक है वो भोजन के पाचन का कार्य नहीं करेगा। इसीलिए अलग अलग विशिष्ट कार्यों के लिए कोशिकाओं का अलग अलग समूह होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कैसे होता है कि सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। कोशिका से कोशिकाओं का एक समूह बनता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती है तो क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। और ये टिश्यू मिलकर
फिर से एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, यानी ऑर्गन। और यही ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक। और इससे क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। ठीक है। सबसे पहले क्या थी, कोशिका थी, वो किस में बदली, ऊतक में, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हो। और इस चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, ऊतक की बात करेंगे। किसके बारे में, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ है कि जो कोशिका है ना, ये क्या करती है, कोशिका से शरीर बनता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको कहते हैं एकल कोशिकीय जीव। उनको बोलते हैं एकल कोशिकीय जीव। उनके पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाएगी और इनके शरीर का जो सारा काम है, ये सिर्फ ये एक ही कोशिका वो सारा काम करेगी। इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे अमीबा। अमीबा की पूरे शरीर के अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है और यही कोशिका भोजन का, पाचन का कार्य करेगी, यही श्वसन का कार्य करेगी, यही जनन का कार्य करेगी। और जिन जीवों के अंदर ऊतक पाए जाते हैं, यानी कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको कहते हैं बहुकोशिक जीव। इनके उदाहरण हैं जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए, एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है। अब एक बात है कि जो पादप होते हैं, सजीव में तो दोनों ही आते हैं, पादप और जंतु दोनों आते हैं, लेकिन पादप के अंदर और जंतु कोशिकाओं के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं, एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं। अब पादप है, उनमें और जंतुओं में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। क्या डिफरेंस होता है कि एक तो जो पादप है वो क्या होते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह तक गति नहीं करते। लेकिन जो जंतु है ये क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो विचरण करने के लिए जंतुओं के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं वो पादप के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं उनसे अलग होते हैं। ऐसे ही पादपों में एक विशेष गुण क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लेकिन जंतु हरे रंग के नहीं होते। हरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए जो ऊतक है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक की। पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, पहला तो है विभज्योतक ऊतक। या इसे कह सकते हैं वृद्धि ऊतक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विभज्योतक ऊतक क्या करते हैं, ये लगातार विभाजन करते हैं। लगातार विभाजन कर कर क्या करते हैं, पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं, पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पादप में लंबाई कैसे होती है, अगर हम देखें कि ये मान लो पेड़ है, तो इसमें जो लंबाई होगी वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इसमें कितने प्रकार की वृद्धि होती है,
3 प्रकार की वृद्धि होती है। कौन कौन सी? पहली तो होती है कि ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। पहली कौन सी? कि इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरी क्या होती है कि ये इनके जो तने हैं वो क्या करते हैं, फैलते भी तो हैं, मतलब इनकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। तो दूसरी वृद्धि कौन सी होती है? चौड़ाई में वृद्धि। तीसरा क्या होता है कि जो तना होता है इसमें से क्या निकलती है, बड़ी शाखा निकलती है ना। बड़ी शाखा निकलेगी और उससे आगे छोटी शाखाएं निकलती है, तब जाकर क्या होता है, एक बड़ा पेड़ बनता है। तो तने से जो शाखा निकलती है तो ये कौन सी होती है, इनकी तीसरी वृद्धि होती है, यानी तने से शाखा निकलती है। इसके आधार पर जो विभज्योतक उत्तक है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है शीर्ष विभज्योतक उत्तक। इसके अंदर देखो कि जब लंबाई में जब वृद्धि करता है कि एक जब तना बढ़ने लगता है तो इसके जो सबसे ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ऐसे ही जो इसकी जो जड़ें जो बढ़ने लगती है तो जड़ों का जो सबसे ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको अपने क्या कहते हैं? शीर्ष बोलते हैं। यानी यहाँ जो उत्तक पाया जाता है वो क्या करता है, इनकी लंबाई में वृद्धि करवाता है। क्या करता है? इनकी लंबाई में वृद्धि कराता है। किसकी? तने की और जड़ की। जब ये दोनों बढ़ेंगी, इनकी लंबाई बढ़ेगी, तभी तो पादप की लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ जो उत्तक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष उत्तक कहते हैं। शीर्ष विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक है। तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक में कहाँ वृद्धि होती है? तने व जड़ की लंबाई में। तने व जड़ की लंबाई में वृद्धि कराते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। इसमें क्या होता है कि ये जो तना है, इस तने के जो ये पूरा ये जो भाग होता है तने का, जो तने का जो किनारा होता है उसको क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व। जब ये चीज़ जब बढ़ती है यानी पार्श्व में जब वृद्धि होती है तो इसको क्या कहते हैं? पार्श्वीय वृद्धि कहते हैं। जो चौड़ाई में जो वृद्धि होती है इसको कहते हैं पार्श्वीय वृद्धि। और इस जगह जो उत्तक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पार्श्वीय उत्तक कहते हैं। इस जगह जो उत्तक होता है उसको बोलते हैं पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। तो पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक कहाँ वृद्धि करवाता है? तने की चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है अंतर्वृष्ट। अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। जब तने से शाखा निकलती है,
जब तने से शाखा निकलती है या ये जो शाखा है इससे आगे पत्तियां, इस पे जब ये पत्तियां लगती है तो इनका ये आधारीय भाग, ये इसका आधार ही हुआ। और ऐसे ही जब ये तने से शाखा निकलती है तो इसका ये जो आधारीय भाग होता है, इन जगह पर जो उत्तक पाया जाता है उसको कहते हैं अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। क्या बोलते हैं? अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। तो ये विभज्योतक उत्तक कहाँ वृद्धि करवाता है? तने से शाखा और कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के आधारीय भाग में। यानी तने की शाखा जब निकलती है उसके और पत्ती के आधारीय भाग में पाया जाता है और वहाँ से क्या करता है? शाखा और पत्ते निकलवाता है। ठीक है, ये तो था विभज्योतक उत्तक। दूसरा इसका जो टाइप है, इसका पादप उत्तक का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक से मतलब हमने देखा था कि जो विभज्योतक उत्तक है ये क्या कर रहा था? लगातार विभाजन कर रहा था और क्या कर रहा था? लंबाई में वृद्धि कर रहा था। यही उत्तक जब क्या करता है? विभाजन करना बंद कर देता है और लंबाई में भी वृद्धि करना जब बंद कर देता है तो क्या हो जाता है? ये स्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये किससे बनता है? विभज्योतक उत्तक से। विभज्योतक उत्तक जब विभाजन और वृद्धि करना बंद कर देता है तब किसका निर्माण होता है? स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। अब ये जो स्थायी उत्तक है इसको कितने भागों में बांटा है? इसने 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने? 2 भागों में इसको बांटा है आपकी बुक में। कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक में क्या अंतर है कि जो सरल स्थायी उत्तक है ये किससे बने होते हैं? ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो कैसी दिखती है? बिल्कुल एक जैसी दिखती है, एक जैसी दिखाई देती है। और जटिल उत्तक किससे बने होते हैं? अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सरल स्थायी उत्तक की, कि जो सरल स्थायी उत्तक है इसको आगे किस में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है
स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा जो है ये क्या करता है कि उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है। क्या करता है? उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण। आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है और क्या करता है? या भोजन का संग्रहण भी करता है, यानी भोजन का भंडारण भी करता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित होती है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। और इस पैरेन्काइमा को भी आगे 2 टाइप्स में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा। कितने भागों में बांटा गया है पैरेन्काइमा को? 2 भागों में, कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। कोलेरेन्काइमा में क्या होता है कि जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होते हैं? कोलेनकाइमा में आते हैं। क्या होता है? जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। ठीक है। एरेन्काइमा किस में पाया जाता है? जलीय पादपों में। ये किस में पाया जाता है? जलीय पादपों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इन पादपों के अंदर बड़ी गुहिकाओं का निर्माण कर देता है, जिसमें क्या हो जाती है? जो हवा है वो इन गुहिकाओं में भर जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो पादप है ये आसानी से तैर पाते हैं। यानी ये किस में सहायता करता है? उनके तैरने में सहायता करता है। ठीक है। तो ये था पैरेन्काइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है कि पौधों के अंदर लचीलापन लाता है। पौधों के अंदर लचीलापन लाता है, जिससे क्या है? जो पौधे हैं वो टूटते नहीं हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं। और ये क्या करता है? इन्हें साथ में यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। जब लचीलापन देता है तो इससे क्या होती है? इनकी यांत्रिक सहायता होती है। यांत्रिक सहायता को कहते हैं शारीरिक रूप से उनकी मदद करना। और इसके अंदर किसमें? कोलेनकाइमा के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो सारी कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं। ठीक है। इसके बाद में आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? पौधे को मजबूत व कठोर बनाता है। क्या करता है? पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है, जिससे क्या होती है? पौधे की रक्षा करता है। पौधे की रक्षा करता है। इसके अलावा जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है।
मृत कोशिकाएं होती है। आपने नारियल का छिलका देखा होगा, है ना। जो नारियल के ऊपर का जो कवर होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक ये क्या है, कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। अगर इसके हम टाइप की बात करें तो इसको कितने प्रकार में बांटा हुआ है, 2 प्रकार में बांटा हुआ है। कौन कौन से, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये वैसे प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो जाइलम होता है ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये 4 प्रकार में बांटा हुआ होता है। 4 पार्ट्स में ये बांटा हुआ होता है। कौन कौन से, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, या जिसे कहते हैं रेशे। ये जो जाइलम होता है ये क्या करता है, पौधे के अंदर जल का परिवहन करवाने में सहायता करता है। क्या करता है, जल का परिवहन कराता है, जल के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम के भी कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फाइलम पैरेन्काइमा और फाइलम रेशे। फाइलम क्या करता है, पादप के अंदर जो भोजन का परिवहन, भोजन के परिवहन में सहायता करता है। यानी भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है पादपों में, फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है, जल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पादप उत्तक। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पादप उत्तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, पहला तो है विभज्योतक, या जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि उत्तक, और दूसरा है स्थायी उत्तक। ठीक है, अब जो विभज्योतक उत्तक है ये क्या करता है, ये लंबाई में वृद्धि करवाता है। क्या करता है, लंबाई में वृद्धि कराता है। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, शीर्ष विभज्योतक उत्तक, पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक और अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक था वो क्या करता था कि तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि कराता था, जिससे क्या होती थी, पूरे पादप की लंबाई में वृद्धि होती थी। और जो पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक था वो क्या करता था, चौड़ाई में वृद्धि करवाता था, जिससे जो पादप है वो सही तरीके से अपना स्थान बना पाता था और उससे क्या होती थी, यांत्रिक सहायता भी की जाती थी। और अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक से क्या होता है कि तने से नई शाखा निकलती है और उन शाखाओं से क्या होती है, पत्तियां निकलती हैं। तो इनका निर्माण किनके द्वारा होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक के बाद में। इसके बाद जो स्थायी उत्तक था वो किससे बना था, विभज्योतक उत्तक से बना था। कब, जब वो क्या करता था, वृद्धि करना बंद कर देता था।
जो स्थायी ऊतक है इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया था? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? सरल स्थायी ऊतक जो कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना था? केवल एक ही प्रकार की जो एक जैसी दिखती थी उन कोशिकाओं से बना था। और जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना था? अनेक प्रकार की कोशिकाओं से। अब जो सरल स्थायी ऊतक है इसको कितने प्रकार में बांटा गया था? 3 प्रकार में बांटा गया था। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरोकाइमा। जो पैरेन्काइमा है ये क्या करता है? ये ऊतक के आधारीय भाग का निर्माण करता है और भोजन का भंडारण करता है। और इसकी जो सभी कोशिकाएं वो कैसी होती है? जीवित होती है। इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? कोलेरनकाइमा और एरेनकाइमा। कोलेरनकाइमा के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो किस में सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। और दूसरा है एरेनकाइमा, वो क्या करता है? जलीय पादपों के अंदर गुहिकाएं बना देता है, यानी जलीय पादपों के अंदर छोटी छोटी जो गुहा है उनका निर्माण कर देता है, जिसमें क्या हो जाती है? हवा भर जाती है। और हवा भरने से जो जलीय पादप है वो क्या करते हैं? आसानी से तैरने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कोलेनकाइमा है ये क्या करता है? पादप के अंदर लचीलापन लेके आता है। क्या करता है? लचीलापन, जिससे क्या होती है? उसकी यांत्रिक सहायता होती है। कैसे? कि जो तेज हवा या आंधी आती है तो उससे जो शाखा है वो मुड़ जाती है, टूटती नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? लचीलापन, जो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? कोलेनकाइमा के द्वारा। और इसकी जो सभी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। इसके बाद जो तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ये कैसा होता है? ये मजबूत व कठोर करता है पादप को। क्या करता है? ये पादप को मजबूत और कठोर बनाता है और इससे क्या होती है? पादप की रक्षा होती है। इसकी जो सभी कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। इसका उदाहरण है नारियल का छिलका, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अब जो जटिल स्थायी ऊतक है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन कराता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन कराता है। ठीक है, ये तो था पादप ऊतक। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो विभज्योतक ऊतक का जो डायग्राम है वो आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा कि जो सबसे टिप पर है कौन सा है? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है। उसके बाद में पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक जो क्या कर रहा है? तने की चौड़ाई में वृद्धि कराता है। और जो तीसरा है अंतर्वृष्ट विभज्योतक ऊतक, जिससे क्या होती है? तने से नई शाखा निकलती है और शाखा से पत्तियां निकलती है। ये कहाँ पाया जाता है? तने और पत्ती के आधारीय भाग पर। इसके बाद हम बात करेंगे जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके क्या क्या काम है? तो जो जंतु ऊतक है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। पहला है एपिथेलियम ऊतक।
दूसरा है संयोजी उत्तक। तीसरा है पेशी उत्तक। और चौथा है तंत्रिका उत्तक। तो जो पहला है कौन सा, एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक का काम क्या होता है, इसके सिर्फ तो इसके जो मेन, ये सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, सबसे बाहरी सतह पर, शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये ढकने का काम करता है और पदार्थों का आदान प्रदान भी करवाने में सहायता करता है। पदार्थों का आदान प्रदान कैसे, कि गैसों का आदान प्रदान करवाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का आदान प्रदान करवाता है। ठीक है। अब जो एपिथेलियम उत्तक है इसको आगे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहला जो है सरल शल्की, दूसरा है स्तंभाकार, तीसरा कौन सा है हमारा, स्तरित, और चौथा है घनाकार। तो सबसे पहले सरल शल्की की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, आहार नाल और मुंह के अंदर पाई जाती है। ठीक है। आहार नाल में, मुंह में। जो स्तंभाकार जो शल्की उत्तक है ये कैसे होती है, इनकी आकृति भी कैसे, जो सरल शल्की है इसकी आकृति बिल्कुल सिंपल होती है। ये कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है। यानी बिल्कुल सिंपल होती है, इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल सिंपल होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, आहार नाल और मुंह के अंदर। जो स्तंभाकार शल्की है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कई स्तंभ पाए जाते हैं, कई स्तंभ पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, श्वास नली के अंदर पाई जाती है। किसमें, श्वास नली में। इसकी आकृति कैसी होती है, ये स्तंभ के आकार की होती है। यानी इसके अंदर इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। कैसे होती है, लंबी होती है, लंबी और पतली होती है। ठीक है। जो स्तरित शल्की उत्तक है इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें कई स्तर पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, कई स्तर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आमाशय हो गया, इनके अंदर पाए जाते हैं, इन अंगों में पाए जाते हैं, जैसे आमाशय हो गया। ठीक है। इसके अंदर, इस उत्तक के अंदर क्या होता है, इसमें कई स्तर होते हैं। यानी कोशिकाओं के ऊपर और कोशिकाओं, उन पर और कोशिकाएं, ऐसे करके कई पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है। ये हो गया, इनके ऊपर ही और कोशिकाएं होंगी।
और फिर इन पर फिर से और कोशिकाएं होती है। ऐसे करके इनके कई स्तर बन जाते हैं। और जो घनाकार जो कोशिकाएं होती है, इनका आकार कैसे होता है? घन के जैसा होता है। कैसा होता है? घन के जैसा होता है। ये कहाँ पाई जाती है? ये वृक्क नली में, वृक्क नली यानी किडनी के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और ये जो होती है, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। ये बाहरी स्तर होता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं? ग्रंथिल भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रंथिल उत्तक भी कहा जाता है। और इसकी जो आकार है, इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? घन के जैसा होता है। जैसे ये घन है, इसके साथ ही ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी होती है और क्या करती है? घनाकार उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है। ये तो था एपिथेलियम उत्तक। इसके बाद दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के क्या गुण हैं? कि एक तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और संयोजी, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता है? संयोजन का कार्य करता है। क्या करता है? संयोजन का कार्य, यानी आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके दो उदाहरण हैं। पहला है रक्त। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। रक्त के अंदर जो तरल भाग है वो कौन सा है? प्लाज्मा। और रक्त के अंदर प्लाज्मा के अलावा क्या उपस्थित होते हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है अस्थि। अस्थि कैसा संयोजी उत्तक है? ठोस संयोजी उत्तक है। ठोस संयोजी उत्तक। अस्थि किसे कहते हैं? हड्डी को ही कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? संकुचनशील होती है। इसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? संकुचनशील। और ये क्या करती है? गति करने में सहायता करती है। पेशी उत्तक जो है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा? ऐच्छिक पेशियां, दूसरा है अनैच्छिक पेशियां, और तीसरा है हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है? इसके नाम से ही पता चलता है, यानी जिन पेशियों में अपनी इच्छा से गति करवाई जाती है। ठीक है। यानी इनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है।
क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों पर हमारा नियंत्रण होता है। जब हम चाहें तभी हम क्या कर सकते हैं, इनमें गति करा सकते हैं। जैसे ये कहाँ पाई जाती है, हाथ, पैर आदि। जब हम चाहते हैं तभी तो हम तभी हाथ ऊपर कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो क्या हम अपना हाथ हिला पाएंगे? जब हमारा मन होता है तभी हम हाथ उठाते हैं, काम करते हैं। जब हमारा मन करेगा तभी चलेंगे। ऐसे तो नहीं है हमारी मर्जी के बिना हम चलने लग जाए, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कौन सी होती है, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, इन पे हमारा नियंत्रण होता है। इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, रेखीय होती है। यानी इनकी जो संरचना पर क्या होती है, रेखा या धारियाँ जो बनी होती है। इस कारण इनको रेखित पेशियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेखित पेशियाँ। ये आपको स्लाइड के अंदर अच्छे से दिख रहा होगा कि जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं इनमें क्या है, ऐसे धारियाँ से बनी हुई है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, रेखित पेशियाँ भी कहते हैं। अब दूसरा है अनैच्छिक पेशियाँ, यानी इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कैसे? भोजन का आहार नाल से आगे प्रवाह होना। कैसे? अगर हम एक बार भोजन निगल लेते हैं तो क्या ये हम पर डिपेंड करते हैं कि उसको हम आहार नाल के अंदर ही रोक के रख लें? नहीं रोक सकते ना, वो तो आगे जाएगा और आगे जाकर पचेगा भी, इसको हम नहीं रोक सकते। इस कारण ये क्या होती है, अनैच्छिक पेशियों के अंदर आती है। किन में आती है, अनैच्छिक पेशियों में। क्यों? क्योंकि इन पर हमारा क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। इनको क्या कहते हैं, अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। ये कैसी होती है, ये चिकनी होती है, ये चिकनी पेशियाँ होती हैं। ठीक है। तीसरी है हृदय पेशियाँ। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पाई जाती है, ये हृदय के भागों में पाई जाती है। कहाँ? हृदय के भागों में। और ये किसके जैसे, इनकी जो संरचना है वो किसके जैसी होती है, संरचना तो होती है ऐच्छिक पेशी के जैसी। और जो कार्य होता है वो किसके जैसे होता है, अनैच्छिक के जैसे होता है, अनैच्छिक पेशी के जैसा। क्या मतलब है कि जो हृदय के अंदर जो पेशियाँ होती है उन पर क्या पाई जाती है, रेखा या धारियाँ पाई जाती है। इस कारण उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, रेखित होती है। यानी इसकी संरचना किसकी जैसी होगी, ऐच्छिक पेशियों की जैसी होगी। और जो हृदय है, हृदय पे हमारा कंट्रोल तो नहीं होता कि रक्त का प्रवाह हम कैसे करें। रक्त का प्रवाह क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इस कारण ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यानी इनका जो कार्य होता है वो किसके जैसे होता है, अनैच्छिक पेशियों के जैसे होता है। ठीक है। अब तीसरा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के बारे में क्या, कि जो तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है, तंत्रिका कोशिका से। यानी तंत्रिका उत्तक की एक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर पर नियंत्रण रखती है और समन्वय कराती है।
समन्वय का कार्य करती है। इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या करती है, उत्तेजना का भी कार्य करती है और क्या करती है, संदेशों का आदान प्रदान कराती है। यानी हमारे मस्तिष्क तक संदेश लेकर जाती है और मस्तिष्क से पुनः वापस संदेश लेकर आती है। उत्तेजना का कार्य कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा हाथ मान लो किसी गर्म चीज़ पे लग जाए या किसी कील या चुभने वाली चीज़ पे लग जाए तो अपने आप हमारा हाथ झटके से ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि जो तंत्रिका कोशिका है वो ये संदेश जाकर हमारे दिमाग को देती है और हमारा दिमाग क्या कहता है कि वो हाथ जल्दी से उठा लो। ये काम इतने स्पीड में होता है कि कुछ जो मिनी सेकंड्स होते हैं उसमें ही जो तंत्रिका कोशिका है वो संदेश को ले आती है और वापस ले जाती है। ठीक है, तो ये तो था जंतु ऊतक जिसके कितने पार्ट्स थे, 4 टाइप थे। कौन कौन से? एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। एपिथेलियम को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 में, सरल, स्तंभाकार, स्तरित और घनाकार। इसकी जो स्लाइड है आप देख सकते हो, इनके जो डायग्राम दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर, ये आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के वैसे पार्ट नहीं दिए हुए लेकिन इसको उदाहरण से समझाया हुआ है कि जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक होता है और जो अस्थि है वो ठोस संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को 3 पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन से? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। और तीसरा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो ये तो था जंतु ऊतक। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, एपिडर्मिस। तो हम देखेंगे कि एपिडर्मिस जो है वो क्या होती है। एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? एपिडर्मिस पादपों के अंदर पाई जाती है। किन में पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। एपिडर्मिस किसी भी पादप के तने, पत्ती या जड़, मतलब किसी भी पादप के किसी भी भाग को अगर हम उसकी सेक्शन कटिंग करके देखें, यानी उसको काट कर अगर माइक्रोस्कोप से हम ध्यान से अगर देखें तो उसकी जो सबसे जो बाहरी जो परत है, जो सबसे बाहरी परत है वो दिखाई देती है। उससे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। यानी पादपों के अंदर पाए जाने वाली कोशिका या ऊतकों का जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के बारे में अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या गुण हैं, सबसे पहला जो एपिडर्मिस है वो किस में पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। दूसरा, ये क्या होती है? ये मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। इससे क्या होता है कि इनके अंदर जो जल हानि है, जो पादपों के अंदर जो जल हानि है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये जो एपिडर्मिस किन के अंदर मोटी होती है? जो पादप कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है
कि जो एपिडर्मिस स्थल जो कोशिका होती है, मतलब इसमें क्या होता है, इसकी जो बाहरी सतह होती है वो कैसी, मोम जैसी होती है। यानी एपिडर्मिस कैसी होती है, मोम के जैसी होती है, जो क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है। कैसी होती है, इसकी जो परत होती है वो मोम जैसी परत होती है, जिससे क्या होती है, पादप की रक्षा होती है। रक्षा कैसे होती है कि उससे जो जल निकलता है, कब वाष्पोत्सर्जन के दौरान वो क्या होता है, कम निकलने लगता है, जिससे क्या होता है, पादप की जो आयु है वो लंबी हो जाती है। ठीक है। पत्ती की अगर हम एपिडर्मल सेल के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा से क्या होता है, कि ये जो वायुमंडल से जो गैसें हैं उनका क्या करता है, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। एपिडर्मल सेल यानी एपिडर्मल कोशिका कौन सी होती है, जो उत्तक होता है उसके चारों ओर जो बाहरी परत पर, यानी जो एपिडर्मिस पर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, एपिडर्मल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये थी पत्ती। अगर जड़ के अंदर बात करें कि जो जड़ में जो एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, वो जल अवशोषक सतह बढ़ा देती है। जल अवशोषक सतह बढ़ा देती है, जिससे क्या है, जो जड़ें क्या करती है, ज़्यादा पानी अवशोषित करती है, जिससे ज़्यादा पानी अवशोषित करती है। और मरुस्थलीय पादपों के अंदर, मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, जो एपिडर्मल कोशिका होती है उस पर क्या पाई जाती है, क्यूटिन की परत पाई जाती है। क्या होती है, क्यूटिन की परत पाई जाती है। ये हमने अभी पढ़ा था। और क्यूटिन की परत पाए जाने से क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, जिससे जो जल हानि है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे पादपों की आयु बढ़ती है, क्या होती है, पादपों की आयु बढ़ती है, तो इनके अंदर जो विभज्योतक उत्तक जो पाया जाता है, उसका स्थान कौन ले लेता है, एपिडर्मल। उसका स्थान कौन लेता है, एपिडर्मल कोशिका या एपिडर्मिस क्या करती है, विभज्योतक उत्तक का स्थान ले लेती है। और क्या करती है, वहाँ पर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। क्या करती है, सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। और ये क्या होती जाती है, ये मोटी होती जाती है, और इसकी जो सभी कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। क्या हो जाती है, जो सभी कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती है। और ये क्या करती है, छाल का निर्माण करती है, पेड़ के अंदर छाल का निर्माण करती है, जिससे क्या होती है, पेड़ की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो ये तो था एपिडर्मिस के बारे में या एपिडर्मल कोशिका। तो ये था
तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। थैंक यू।